Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 12th of December 2022. 12 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा जो हमारे पढ़ाने का तरीका अगर वो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। आप लोग के लाइक करने से ही जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होगा और हमारा कंटेंट भी ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा। तो प्लीज़ डू दैट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि पहले प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग इनको अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहला सवाल है, नारिको रावण ट्राइब इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ। नारिको रावण ट्राइब इनमें से कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? ऑप्शंस आर ए तमिलनाडु, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान या डी महाराष्ट्र। नरिको रावण ट्राइब मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोग को, आई होप आप इसको बता पाएंगे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए तमिलनाडु। इसका आंसर है ए तमिलनाडु। आसान सवाल था, एसटी की लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए रिसेंटली न्यूज़ में था। दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, आर्टिकल 25(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ऑफ अ पर्सन इंक्लूड्स अ राइट टू ओपनली से दैट ही डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट? आंसर मैं आपको बताता हूँ, बट आई होप आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, बोथ। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस 25(1) बिल्कुल पार्ट है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ये भी कहता है कि भैया आप ये भी बोल सकते हो कि आप किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं। तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, अ पॉलिटिकल पार्टी वुड बी कंसीडर्ड अ नेशनल पार्टी इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स। दूसरा स्टेटमेंट है, अ पार्टी वंस रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी कैन नेवर लूज इट्स नेशनल पार्टी स्टेटस। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? गुड क्वेश्चन, इट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन एज वेल। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, 1 ओनली। पहला बिल्कुल सही है कि 4 स्टेट में अगर आप स्टेट पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज्ड हैं तो आप नेशनल पार्टी बन जाते हैं। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट कि यू कैन नेवर लूज योर नेशनल पार्टी स्टेटस, ये गलत स्टेटमेंट है। द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी डिपेंड्स अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस। जब वो कंडीशंस पूरी होंगी तो आप नेशनल पार्टी हैं, नहीं पूरी हो रही होंगी तो आप नहीं हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूज़ आइटम्स देखते हैं। कुछ पीआईबी के भी न्यूज़ आइटम्स हैं। अभी रिसेंटली आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स का रिव्यू किया गया। एक्चुअली 2010 में आईची टारगेट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे जब नगोया में सबमिट हुआ था। 2010 में नागोया जापान में सबमिट हुआ था, जहाँ पे सीबीडी यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में ये आईची टारगेट्स डिसाइड किए गए थे 2010 में। और ये टारगेट का पूरा करने का जो समय था 2020 तक का था। तो आईची टारगेट्स जो हैं 2020 में एक्सपायर कर चुके हैं। और यूनाइटेड नेशंस असेसमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसने सारे 20 के 20 आईजी टारगेट्स को पूरा किया हो। तो देयर वर 20 टारगेट्स अंडर द आईजी टारगेट्स। 2010 में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था नगोया जापान में। उस समय सीबीडी यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सबमिट हुआ था, तब ये बनाए गए थे। गोल्स बहुत सारे थे, जैसे रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन बाय एटलीस्ट हाफ ड्यूरिंग द कमिंग डिकेड, कर्बिंग पोल्यूशन सो दैट नो लॉन्गर हार्म्ड इकोसिस्टम। अलग अलग इस तरीके से एक तो मतलब टारगेट्स बनाए गए थे। एंड कंट्रीज़ जो थी वो टारगेट्स को अडॉप्ट कर रही थी, उनको अपनी खुद की नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी डेवलप करनी थी ताकि ये आईची टारगेट्स को पूरा कर सकें। तो अगर हम बात करें तो सारे कंट्रीज़ ने कुछ ना कुछ पार्शियली अचीव किया है टारगेट्स को। दे हैव पार्शियली अचीव्ड सम ऑफ द टारगेट्स, बट नो कंट्री कैन क्लेम दैट इट हैज़ अचीव्ड द ऑल द टारगेट्स, है ना। अब इसके रीज़न कई लोग ये बोलते हैं कि चूँकि जो लैंग्वेज थी आईची टारगेट्स की काफ़ी वेग लैंग्वेज थी, इसलिए इसको पूरा करना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच द people are saying. I hope you got clarity regarding the review of आईची टारगेट्स, इनको याद रखेगा। दूसरी न्यूज़ में बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए हैं सेपरेट 4 बिल्स ताकि कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिस्ट में इंक्लूड किया जा सके इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश। अब हम बात करें कौन कौन सी ट्राइब्स है जिनको इंक्लूड करने की बात की जा रही है, तो तमिलनाडु में बात की जा रही है नरिको रावण एंड कुरुविकरण हिल ट्राइब्स के रिगार्डिंग। कौन कौन सी ट्राइब्स है, मैं ट्राइब्स जो बता रहा हूँ उनको लिख लेना है स्टेट्स के साथ। मैच द कॉलम में पूछ सकता है, कहीं पे भी पूछ सकता है। तो तमिलनाडु में जो ट्राइब्स हैं वो हैं
नरिको रावण एंड कुरुविकरण ट्राइब्स, याद रखिएगा, दीज आर द ट्राइब्स इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और हिमाचल प्रदेश की जो ट्राइब जिसको प्रपोज किया गया है वो हट्टी कम्युनिटी है, विच लिव्स इन द ट्रांसगिरी रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, हट्टी ट्राइब, ठीक है ना। कर्नाटका में बात की जा रही है बेट्टा कुरुबा ट्राइब की, बेट्टा कुरुबा ट्राइब को इंक्लूड करने की बात की जा रही है इन द लिस्ट, बेट्टा कुरुबा। एंड छत्तीसगढ़ में इंक्लूड किया जाएगा नंबर ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट फॉर भारिया भूमिया ट्राइब इन दिस, बहुत सारे अलग अलग स्पेलिंग्स से नाम लिखे गए हैं भारिया भूमिया ट्राइब के, उन सभी बाकी नामों को भी इंक्लूड किया जाएगा इन द लिस्ट, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर फ्रॉम द फ्रंट पेज। एक और न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, स्टॉप ग्रेडिंग टेररिस्ट्स एज गुड एंड बैड टेररिस्ट। अब हमारे इंडिया की रुचिरा कंबोज जी को जानते होंगे आप लोग, इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन, एंड उन्होंने कहा कि टेररिज्म कैसा भी हो इट शुड बी कंडेम्ड। बेसिकली किसी भी फॉर्म का टेररिज्म हो उसको कंडेम किया जाएगा, और द कैटेगराइजिंग द टेररिस्ट्स एज गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट इज़ रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। अब एक्चुअली क्यों कहा जा रहा है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट का जो ये क्लासिफिकेशन है ये अमेरिका ने शुरू किया था, और ये अफ़गानिस्तान में ये जो उनके फेवर में काम कर रहे हो, भले वो टेरर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, लेकिन वो गुड टेररिस्ट हैं। और अगर कोई उनके अगेंस्ट काम कर रहा है, जैसे अलकायदा हो गया, उन्होंने वहाँ पे अटैक किया तो वो बैड टेररिस्ट हो गया। बट वहीं पे कोई और ऐसा ग्रुपिंग है जो भले टेरर एक्टिविटीज़ कर रहा हो बट उन्होंने खुद ने हथियार दिए हैं उनको, तो वो गुड टेररिस्ट हो जाते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, ऑथर ने कहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। टेररिज्म एज अ होल एज अ कंसेप्ट शुड बी कंडेम्ड, एंड इसको कंडेम करना चाहिए। एंड इंडिया, याद रखिएगा, करेंटली प्रेसिडेंट है ऑफ द 15 नेशन काउंसिल। ये आपको पता होना चाहिए कि ये 15 नेशन का जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस समय जो प्रेसिडेंटशिप है उसकी नॉन परमानेंट मेंबर्स में तो वो इंडिया के पास है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 5 ऐसी कंट्रीज यूएनएससी में जिनके पास वीटो पावर है, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। दीज आर द 5 कंट्रीज, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, जिनके पास वीटो पावर है। बाकी जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके बारे में जानते हैं कि 2-2 सालों के लिए उनको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, एंड देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यू कैन मूव अहेड, आप मेरे साथ आगे बढ़िए। यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है दूसरे पेज में। तीसरे पेज में आ गई है, अरुणाचल ईल्ड्स अ पोटेंशियली न्यू सॉन्ग बर्ड। तो पहले तो देखो, अरुणाचल प्रदेश की एक सॉन्ग बर्ड है जिसका नाम है ग्रे बेलीड रेन बैवलर। तो ये पहले लिख लीजिए, है ना। तो ये इट्स ऑल्सो अ वेरी रेयर बर्ड, है ना, ये बहुत रेयर बर्ड है। ग्रे बेलीड रेन बैवलर, ग्रे बेलीड रेन बैवलर, ये आपका बैवलर। और ये जो बर्ड है एक्चुअली ये म्यांमार रीजन में पाई जाती है। दिस वाज फाउंड इन द म्यांमार रीजन, मोस्टली इन द म्यांमार रीजन। बहुत ही रेयर इंसिडेंट इसके हुए हैं कि ये इंडिया में आपके जो अरुणाचल वाला रीजन है वहाँ देखने को मिले। अदरवाइज इट इज़ मेनली फाउंड इन म्यांमार एंड एडजॉइनिंग चाइना एंड थाईलैंड रीजन, ठीक है ना। तो रेन बैवलर जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे 6 बर्ड वॉचर्स हैं इंडिया के, जिन्होंने एक और बर्ड स्पीशीज़ ढूंढी। पहले उन्होंने इसको मिसजज कर लिया था एज रेन बैवलर ओनली, उनको लगा कि ये रेन बैवलर ही है, लेकिन इसका जो बेली होता है ग्रे रेन बैवलर का वो ग्रे होता है, लेकिन जो इनको अरुणाचल प्रदेश में जो इनको मिली उसकी बेली जो थी वो वाइट बेली थी। बाद में इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन को जब ऐड किया तो इनको समझ में आ गया कि ये दूसरी ही स्पीशीज़ है। इसका नाम इन्होंने लीसू रेन बैवलर रखा है। द नेम इज़ लीसू रेन बैवलर। अब लीसू एक्चुअली वहाँ पे कम्युनिटी या ट्राइब है जो कि अरुणाचल प्रदेश में रहती है, उसके ऊपर रखा गया है लीसू रेन बैवलर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आइटम एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा जान के। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़िए। देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। पहला जो एडिटोरियल है, द रोल ऑफ द चाइना टेस्ट इन इंडियाज ग्रैंड स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले बोला कि व्हाट इज प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन। लिख लीजिए आप लोग, व्हाट इज प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन, क्या होता है प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन। तो ऑथर का कहना है कि जो प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये कहता है कि प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन आपका सबसे इंटेंस चैलेंज होता है। योर मोस्ट इंटेंस चैलेंज
द मोस्ट इंटेंस चैलेंज एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन फेसेस इज नोन एज इट्स प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन। इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन है वो इंडिया के केस में चाइना है। द प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन केस ऑफ इंडिया इज चाइना। सारे जो हमारे मतलब एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेटिक या हमारे जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस है कहीं ना कहीं वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं, है ना। बाकी जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शंस में आते हैं, ना कि प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन में। तो दिस इज व्हाट द ऑथर सेज, ठीक है ना। अब ऑथर ने इसी बेसिस पे चाइना के जो साथ हमारे रिलेशन है उनके अलग अलग एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं। तो देखो, द चाइना टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। पहला इन्होंने कहा है assessment of how a certain Indian decision or a specific regional development squares with the Chinese regional strategy और interest। तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो हम कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो चाइना की स्ट्रैटेजी या चाइना के इंटरेस्ट के साथ कैसा फिट बैठ रहा है, ये पहला है जो कि इफेक्ट करेगा हमारे रिलेशन को। सेकेंड है असेसमेंट ऑफ वेदर इंडियाज डिसीजन और सर्टेन रीजनल डेवलपमेंट वुड रिक्वायर इंडिया टू टेक मॉडिफिकेशंस एट द लेवल ऑफ सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शंस। दूसरा ये इम्पैक्ट होगा कि जो हम डिसीजन लेंगे क्या वो हमारे सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शन, जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन के बाद के कॉन्ट्रडिक्शन, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, वो सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शन है ना। मेन इशू हमारा चाइना है, सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शन बाकी सारे इशूज़ हैं। तो उनके लेवल में क्या हमको मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तीसरा ये असेसमेंट ऑफ वेदर दिस वुड रिक्वायर एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस इंटरनली, है ना। तो क्या कोई हमको इंटरनल पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा या नहीं। तो ये बेसिकली जो चाइना टेस्ट है उसके 3 एलिमेंट ये हैं। चाइना टेस्ट के 3 एलिमेंट है, ठीक है ना। कौन कौन से हमने देखा, पहला कि हमने कोई डिसीजन ले तो चाइना को उसके साथ क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, चाइना की स्ट्रैटेजी उसके कितना फेवर में है, कितना अगेंस्ट में है। दूसरा चाइना टेस्ट का ये है कि हम कोई डिसीजन ले तो फिर उसका इम्पैक्ट बाकी के सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शंस पे क्या पड़ेगा। और तीसरा ये कि असेसमेंट ये करना कि क्या कोई मेजर पॉलिसी चेंजेस इंटरनली करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अब ऑथर ने यहाँ पे एक एक करके बताया। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप है ना, फॉर एग्जांपल इंडिया अमेरिका के रिलेशनशिप की बात करें तो ऑथर ने पहले हर डिसीजन को यहाँ पे चाइना टेस्ट के साथ ही डिस्कस किया। तो जैसे इंडिया अमेरिका का रिलेशनशिप है तो क्या हमको उनके साथ और रिलेशनशिप बढ़ाना चाहिए कि नहीं। तो ऑथर ने वही कहा कि अमेरिका के साथ हम जितना इन्वॉल्व रहेंगे चाइना को उतना ही ज़्यादा हम लिमिट करने में सफल रह पाएंगे। अदरवाइज चाइना क्या है कि पूरा का पूरा जो रीजन है एक तरीके से साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को उसको डोमिनेट कर लेगा अगर अमेरिका का हमने साथ नहीं लिया तो, ठीक है ना। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच ऑथर सेज कि हमको करना चाहिए। ल्यूक वार्म रिलेशनशिप विद अमेरिका इज व्हाट चाइना वांट्स। हमारे रिलेशन चाइना अमेरिका के साथ ल्यूक वार्म रहें, बहुत अच्छे ना रहें, यही चाइना चाहता है और वो चीज़ हम नहीं करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा ऑथर ने यहाँ पे लिया कि पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए। तो ऑथर ने कहा कि भाई अगर हम पाकिस्तान के साथ भी अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं तो वो भी चाइना के अगेंस्ट जाएगा। तो दैट ऑल्सो इज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर चाइना कॉन्ट्रडिक्शन। अभी देखो चाइना वही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को ही अपना रहा है। चाइना पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है हमारे अगेंस्ट। पर अगर मान लो किसी भी तरीके से हम सफल हो जाते हैं पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने में या इस तरीके से, तो चाइना वुड नॉट बी एबल टू प्रोवोक पाकिस्तान एनी फर्दर, और वो जो चीज़ है वो हमारे बेनिफिट पे आ सकती है। तो ये चीज़ ऑथर ने यहाँ बताया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड तीसरा जो ऑथर ने बताया है वो है रशिया के साथ। तो रशिया के साथ भी सेम है हमारा कि रशिया के साथ अगर हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सपोज करो अगर रशिया के साथ हम इन्वॉल्व नहीं होते तो हमारे रिलेशन तो ऑलरेडी डिटीरिएट हो रहे हैं रशिया के साथ, और अगर हम फ्यूचर में और इन्वॉल्व नहीं होंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सीनो रशियन रिलेशन जो है, चाइनीज़ रशियन रिलेशन जो है वो इंप्रूव होने लगेंगे, है ना। और चाइनीज़ रशियन रिलेशनशिप इंप्रूव होगा तो वो भी हमारे अगेंस्ट है, क्योंकि फिर इसमें हम सेंट्रल एशिया लूज़ कर देंगे, इसके बाद हम जो एससीओ में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो लूज़ कर देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लूज़ करेंगे। तो ऑथर ने वही कहा कि जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जो हमारे डिप्लोमेटिक डिसीजंस हैं, अगर हम वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि चाइना को नज़र रख के करें तो ज़्यादा बेटर हम डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। दूसरा जो एडिटोरियल है वो है नैरेटिव ऑफ अ पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड। तो यहाँ पे ऑथर ने 2 शब्दों पे फोकस किया है। पहला शब्द तो वो जो 2016-17 के समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, वो है पोस्ट ट्रुथ। आपको पता होना चाहिए पोस्ट ट्रुथ इज़ द वर्ड विच वॉज देयर इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2016 एज वेल। ये आप सबको याद होगा पोस्ट ट्रुथ फेक न्यूज़ के ऊपर था। इट वॉज फेक न्यूज़ जो उस समय जब डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन किया जा रहा था तब उस समय वो न्यूज़ में था, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट। एंड दूसरा जो वर्ड है अभी न्यूज़ में है वो गैस लाइटिंग, द न्यू वर्ड दैट हैज़ बीन इन न्यूज़ इन गैस लाइटिंग। यहाँ पे ऑथर ने कहा कि दोनों ही जो वर्ड्स हैं वो आर कनेक्टेड इन वन वे और द अदर। गैस लाइटिंग भी मैंने आपको बताया कि
गैस लाइटिंग क्या होता है? गैस लाइटिंग का फिनोमेना मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। गैस लाइटिंग का मतलब है, सिंपल से सिंपल वर्ड, इट्स अ फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन। याद रखिएगा, साइकोलॉजिकल टर्म है गैस लाइटिंग। इट्स अ फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन वेयर टारगेट्स आर अर्ज्ड टू डाउट देयर मेमोरीज, बिलीव्स, फीलिंग्स एंड सैनिटी। मतलब कि जब जो टारगेट होता है इसमें, मतलब जिसको गैस लाइट किया जाता है, उसको मैनिपुलेट करके उसको उसकी बिलीफ सिस्टम, उसकी फीलिंग्स, उसकी सैनिटी, उसकी मेमोरीज़, इन सब के ऊपर बेसिकली उसको मैनिपुलेट करके उसको ये बताया जाता है कि तुम्हारी मेमोरीज़ गलत हैं, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम गलत है, तुम्हारी फीलिंग्स गलत हैं और तुम्हारी सैनिटी नहीं बची है तुम्हारे अंदर और तुम पागल हो। इस तरीके से नहीं, किसी को व्यक्ति को आदमी बार बार पागल बोले तो उसको लगने लगता है धीरे धीरे कि यार मैं सच में पागल तो नहीं हूँ। या बार बार आप किसी को बोले, कह रहे तुमको कुछ नहीं याद है, अरे तुमको कुछ नहीं पता, अरे तुम्हारी कुछ फीलिंग नहीं है, ये सारी चीज़ें, तो वो भी एक तरीके से इशू है। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरा जो गैस लाइटिंग के ऊपर ऑथर ने कहा है कि एक टर्म जो है ट्रेस किया जा सकता है, गैस लाइट नाम का एक ब्रिटिश प्ले राइट पैट्रिक हैमिल्टन का प्ले था, है ना। द ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1938, गैस लाइट बाय पैट्रिक हैमिल्टन, ठीक है ना। सो इट वाज द टेल ऑफ अ मैरिज विच वाज बेस्ड अपॉन डिसीट एंड ट्रिकरी, ठीक है ना। तो एक मैरिज के ऊपर ये प्ले था विच वाज बेस्ड अपॉन डिसीट एंड ट्रिकरी, एंड इसके बाद में अलग अलग मूवीज भी बनी। तो गैस लाइट बेसिकली होता कि मैरिज में किस तरीके से एक जो हस्बैंड रहता है वो अपनी वाइफ को मैनिपुलेट करके ये मेक श्योर कराता है कि वो पागल है, और उसके धीरे धीरे वो उसकी जो वाइफ होती है वो पागल जैसा बिहेव करने लगती है जस्ट बिकॉज ऑफ द हस्बैंड। ओके, सो यू गॉट दैट क्लैरिटी, आई होप। तो ये गैस लाइटिंग के बारे में ऑथर ने लिखा है कि इट इज़ नॉट एन इंसिडेंट, रादर इट्स अ प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस जिसमें आप कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं वाइफ के अंदर या व्यक्ति के अंदर। इवन गर्ल कैन डू दैट द सेम। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइफ के साथ होता है, हस्बैंड के साथ भी हो सकता है। तो इट इज़ नॉट एन इंसिडेंट, रादर दैट इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें आप कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं दूसरे वाले व्यक्ति के या टारगेट के ऊपर, जिसको आप अपने द्वारा टारगेट लेकर के चल रहे हैं, और फिर उसको आप मैनिपुलेट करते हैं, उसको आप एक्यूज़ करते हैं, उसको आप बार बार डिनाई करते हैं और उसको बोलते हैं, जैसे कि सब फॉर एग्जांपल उसको बोले आपने मारा कि तुम पागल हो, किसी काम के नहीं हो, ये सारी चीज़ें आपने बोलना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे जो व्यक्ति होता है उसको लगने लगता है कि क्या उनके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स है या नहीं, और फिर वो मैनिपुलेटेड स्थिति में आ जाता है। तो यही गैस लाइटिंग कहलाती है। सो दिस वॉज अ थिंग विच वॉज देयर, एंड ये दोनों ही वर्ड, पोस्ट ट्रुथ और गैस लाइटिंग, एक तरीके से दे आर कलेक्टिव वर्ड, एक तरीके से सेम वर्ड है। पोस्ट ट्रुथ क्या है? फेक न्यूज़, एक तरीके से गलत चीज़ें बोलना, फेक चीज़ें बोलना। सो वही वाली चीज़ें हैं। तो गैस लाइटिंग इज़ नॉट सिंपली लाइंग, इट इज़ मोर सिनिस्टर दैन दैट। ये भी आपको याद है कि केवल झूठ बोलना नहीं है गैस लाइटिंग, रादर इट्स अ वेरी सिनिस्टर प्रोसेस जो कि होती है ना, जो टारगेट के ऊपर। हाँ, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, अमेंडिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। तो यहाँ पे अब बात चल रही, बिल अभी इंट्रोड्यूस किया गया है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट को अमेंड करने के लिए। आपको बता दूं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सॉरी, एक्ट जो आया था वो कब आया था? 2002 में आया था, ठीक है ना। अब जो बिल है वो लाया गया है टू अमेंड दिस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002, ठीक है ना। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? ये वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो मोर देन वन स्टेट में रजिस्टर्ड हो, तो मोर देन वन स्टेट में काम कर रही हो, ठीक है ना। और ये जैसे एक हो गई, मान लो केवल अगर आपकी एक स्टेट में काम कर रही होती कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो सिंपल कोऑपरेटिव सोसाइटी है किसी एक स्टेट की। लेकिन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं? ये वो कोऑपरेशंस होते हैं जो मोर देन वन स्टेट में काम कर रहे होते हैं। इनमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो सारे स्टेट्स के होते हैं, कलेक्टिवली होते हैं, है ना, और इस तरीके से काम किया जाता है इसमें। अब लगभग 1500 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, और सबसे अधिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ महाराष्ट्र रीजन में है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। अब जो अमेंडमेंट है वो क्यों लाया जा रहा है? वाई द अमेंडमेंट इज़ बीइंग ब्रॉड? तो अमेंडमेंट लाया जा रहा है उसकी बेसिकली इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए, उसको सही करने के लिए। कुछ नए ऑफिसर्स और कुछ नए पद बनाए जाएंगे जो कि ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करेंगे, और ज़्यादा इंक्लूसिव ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए। तो पहले ये रीजंस लिख लेना, मैं आपको रीजन बता रहा था कि क्यों। ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। उसकी प्रोसेस में कुछ ऐसे नए पद बनाने के लिए जो कि और ज़्यादा उसको क्रेडिबल बनाए इंस्टीट्यूशन को। एंड तीसरा, ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल वुमेन, SC ST ऐसे मेंबर्स को इंक्लूड करने के लिए, ठीक है ना।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस तरीके से क्या किया जा रहा है, तो एक कमेटी थी चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमेटी, ये भी लिख लेना आप लोग। चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमेटी जो थी उस समय प्लानिंग कमीशन के ऊपर बनाई गई थी। प्लानिंग कमीशन, इट वाज द कमेटी ऑफ द प्लानिंग कमीशन, एंड ये बनाया गया था रिकमेंडेशन टू रिकॉग्नाइज रीऑर्गेनाइज द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमेटी बनाई गई थी। तो ये लिख लो आप लोग अपने नोट्स में। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस कमेटी के रिकमेंडेशंस को पूरा नहीं किया गया है, ठीक है ना। अब अमेंडमेंट्स लाए जाएंगे किसके लिए, तो पहला अमेंडमेंट देखो किसके लिए लाया जाएगा, टू रिफॉर्म द इलेक्टोरल प्रोसेस, टू स्ट्रेंथन द मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, टू इनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्यों, क्या 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 अभी बिल के थ्रू अमेंडमेंट लाया जाएगा, इलेक्टोरल प्रोसेस में रिफॉर्म लाया जाएगा, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में, और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। एंड बोर्ड का कंपोजिशन भी चेंज किया जाएगा ताकि एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया जा सके, है ना। एंड रेजिंग द फंड्स इन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो फंड्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा फॉर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसके बाद बिल ने ये कहा है कि एक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी। देयर विल बी अ कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी जो कि सुपरवाइज करेगी इलेक्टोरल फंक्शंस को। अथॉरिटी विल हैव अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अप टू 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंटर। सेंटर अपॉइंट करेगी ये कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को, ठीक है ना। हालांकि अपोजिशन का ये कहना है कि सेंटर के पास इतने ज़्यादा पावर होने ठीक नहीं है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। एंड इसके अलावा ये भी आपको पता है कि रिसेंटली एक 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का एक पार्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। उसमें ये कहा था कि भैया स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका काफ़ी बड़ा रोल रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। स्टेट गवर्नमेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो उनके पास भी कुछ पावर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेंटर पूरी पावर असर्व कर रहा है, ऐसा अपोजिशन का कहना है, क्रिटिक का कहना है। इसके अलावा इस बिल में ये भी कहा गया कि एक कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा। दैट विल बी फॉर द रिवाइवल ऑफ सिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या करेगा ये, इट विल बी फॉर द रिवाइवल ऑफ सिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड दिस फंड शैल बी फाइनेंस्ड बाय एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो प्रॉफिटेबल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो इसमें डिपॉजिट करेंगे आइदर 1 करोड़ और 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट इनटू द फंड, ठीक है ना। तो ये 1 करोड़ या 1% अपने प्रॉफिट का उसमें डालेंगी। इसके अलावा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के गवर्नेंस के लिए और ज़्यादा डेमोक्रेटिक करने के लिए बिल में प्रोविज़न है कि उसमें एक कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड कोऑपरेटिव ऑम्बुड्समैन आएगा। कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड कोऑपरेटिव ऑम्बुड्समैन को भी लाया जाएगा। एंड प्रोविजंस रिलेटिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स जो हैं बोर्ड में, वो भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली जो न्यूज़ थी वो है एग्जिस्टिंग लॉज ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स। तो ये अलग अलग स्टेट्स लेकर के आए हैं कि जो फ्रॉडुलेंट है या मिसलीडिंग कन्वर्जन्स है उनको रोका जा सके। तो उड़ीसा, याद रखेगा, वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इनैक्ट अ लॉ जिसने कि रिलीजियस कन्वर्जन्स को जो फ्रॉडुलेंट बेसिस पे किए जाते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 1967 में एक एक्ट ले आए थे। फिर मध्य प्रदेश 1968 में लेकर के आया था। बस इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल में यही अलग अलग एक्ट्स हैं, कौन सा स्टेट कौन से ईयर में कौन सा एक्ट लेकर के आया था वो हमको नहीं देखना है हालांकि, ठीक है। तो दैट इज़ अ थिंग। What is end-to-end encryption and why are tech companies focusing on it? तो यहाँ पे हम एक और नई चीज़ सीखेंगे, end-to-end encryption। हालांकि आपको पता ही है, नाम से ही क्लियर है। end-to-end encryption का मतलब क्या होता है, इट encrypts data that is being shared between 2 devices, ठीक है ना। 2 डिवाइसेस हैं, मान लो सपोज करो आपने अपने दोस्त एक्स ने अपने दोस्त वाई को कोई मैसेज किया, ठीक है ना। देयर आर 2 पार्टीज़, ये एक्स और वाई 2 पार्टीज़ हैं, ये 2 एंड्स हैं, ये एंड 1 है, ये एंड 2 है। तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि देखो आपने जो मैसेज भेजा उसको डिक्रिप्ट, पहले एक इनक्रिप्ट किया जाएगा। इनक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है, मतलब आप उसको पहले चेंज करेंगे एक ऐसे कोड में जो कोई रीड ना कर सके, ना क्लाउड रीड कर सके ना, क्योंकि वो एक की से खुलेगा, वो एक की से ही खुलेगा और वो की केवल एंड्स पे अवेलेबल है। द की इज़ अवेलेबल ओनली एट द एंड्स। एंड टू एंड इनक्रिप्शन यही होता है, याद रखिएगा। इट प्रिवेंट्स थर्ड पार्टीज लाइक द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, साइबर क्रिमिनल्स फ्रॉम एसेसिंग द डेटा विच इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड। जो डेटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसको रीड करने में ये रोकता है ना। अब एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या यूज़ करता है, इट यूजेस एन एल्गोरिदम दैट ट्रांसफॉर्म्स द स्टैंडर्ड टेक्स्ट इनटू एन अनरीडेबल फॉर्मेट। स्टैंडर्ड टेक्स्ट को अनरीडेबल फॉर्मेट में ट्रांसफ़र किया जाता है और इसकी जो डिक्रिप्शन कीज़ होती हैं केवल स्टोर्ड होती हैं एंड पॉइंट्स पे। द की फॉर डिक्रिप्शन दे आर स्टोर्ड एट द एंड पॉइंट्स। ये क्राइटेरिया है जो यूज़ किया जाता है, ठीक है ना।
एप्पल ने बेसिकली यही कहा था कि जो डेटा ब्रीचेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। द डेटा ब्रीचेस हैव ट्रिपल्ड, मोर देन ट्रिपल्ड फ्रॉम 2013 एंड 2021। तो इस कारण से जो कंपनीज़ है वो एक रेस लगा करके बैठ रही हैं फॉर एंड टू एंड इंक्रिप्शन, और सर्विसेज लाइक व्हाट्सएप एंड ऑल दे आर यूजिंग दिस सर्विसेज, है ना। तो ये आपको याद रखना है। और बहुत सारी जगहों से आपको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, जैसे सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर या कंपनीज विच हैंडल द इनक्रिप्टेड डेटा, ये सारे से आपको बेसिकली जो जो प्रोटेक्शन है वो देनी पड़ेगी आपको। तो एंड टू एन्क्रिप्शन इज़ फॉर दैट पर्पज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। क्रिप्टो रेगुलेशन अ की फोकस एरिया एज G20 फाइनेंस टॉक्स बिगिन टुमारो। तो G20 आप सबको पता है इस बार हम इंडिया होल्ड करेगा, और उसके पहले क्या लगभग 40 मीटिंग्स होती हैं, है ना, फिनेंस मिनिस्टर्स की, और जो भी फिनेंशियल व्यक्ति हैं इन्वॉल्व होते हैं, फिनेंस मिनिस्टर्स की और RBI गवर्नर्स की, सबकी मीटिंग होती है बहुत सारी। तो अब इसमें कुछ इशूज़ जो हैं उठाए जाएंगे, कुछ एजेंडा सेट किया जाएगा ना। तो एजेंडा में जो मेन एजेंडाज हैं उसमें आपके कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपको बता दूँ, क्रिप्टो एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसीज, इनके मैनेजमेंट के ऊपर एक पहला तो रहेगा। दूसरा, डेट वल्नरेबिलिटीज़, जो कंट्रीज़ हैं अपनी डेट को कैसे बैलेंस करें, वो करें। एंड रीओरिएंटिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको किस तरीके से हम रीऑर्गेनाइज या रीओरिएंट कर सकते हैं। तो ये 3 मेजर मुद्दे हैं जिनको उठाया जाएगा। देखते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे एजेंडा सेट होगा हम डिस्कस करते जाएंगे इस न्यूज़ आइटम को। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ओपन्स फेज़ 1 ऑफ मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गोवा। तो याद रखिएगा, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का है, ये आपके नॉर्थ गोवा में है। एंड एयरपोर्ट इज़ नेम्ड मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर द फॉर्मर गोवा मिनिस्टर मनोहर पारिकर। तो इसका जो नाम है वो मनोहर पारिकर जी के ऊपर मोपा रखा गया है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर द फॉर्मर गोवा चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिकर। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। अगली न्यूज़ यहाँ पे, क्लीन गंगा चेंजेस द कोर्स टू कंजर्वेशन, टूरिज्म एंड लाइवलीहुड। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा भी आपको पता होगा, नमामि गंगे भी आपको नाम पता होंगे, मैं आपको बताऊंगा हालांकि अभी। तो अब जो है बेसिकली उसकी थीम में थोड़ा सा चेंज करते हुए देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट नाउ। जो हमारे गवर्नमेंट का नमामि गंगे प्रोग्राम था उसमें अब सैनिटेशन लेवल से हट करके, पहले उसका जो मेन एम था वो सैनिटेशन था, है ना, इट वाज फॉर द सैनिटेशन ऑफ गंगा रिवर, का गंगा का सैनिटेशन ठीक रहे। अब उसको मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स कंजर्वेशन, टूरिज्म एंड लाइवलीहुड, इन 3 चीज़ों की तरफ, टूरिज्म, कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड की तरफ। ठीक है ना। तो अब जो नया कंसेप्ट आया है उसका नाम है अर्थ गंगा। अर्थ गंगा मीन्स हार्नेसिंग द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द गंगा। अर्थ गंगा मतलब हार्नेसिंग द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द गंगा। तो नाउ द नमामि गंगा इज नॉट जस्ट सैनिटेशन, इट इज़ नाउ लाइवलीहुड, इकोनॉमी एंड योर कंजर्वेशन एज वेल। तो दिस इज़ द थिंग। थोड़ा हम नमामि गंगे की बात कर लें। तो नमामि गंगे प्रोग्राम एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है जिसको कि यूनियन गवर्नमेंट ने 2014 में इंट्रोड्यूस किया था 2 ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए। तो पॉल्यूशन कम करने के लिए, एंड दूसरा कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ द नेशनल रिवर गंगा। ठीक है ना। तो एक तो पॉल्यूशन कम करना था, दूसरा कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ गंगा। तो ये 2 एम थे। और अभी अर्थ गंगा का कंसेप्ट इसलिए मैं आपको बता रहा कि थोड़ा उसमें इकोनॉमी, टूरिज्म, इन सबको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बात करते हैं मेन पिलर्स नमामि गंगे प्रोग्राम के। तो एक तो सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था, रिवर सरफेस क्लीनिंग था, एफॉरेस्टेशन था, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग। ये 4 मेन पिलर्स थे, सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर सरफेस क्लीनिंग, एफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग। दूसरा, अगर हम एक और चीज़ है NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है ऑन 12 अगस्त 2011। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत इट एक्टेड एज एन इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की एक इम्प्लीमेंटेशन आर्म के रूप में रजिस्टर्ड थी। एंड NGRBA जो है एक 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था उसके अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। एंड इसको डिज़ोल्व कर दिया गया है NGRBA को एंड 2016 से। एंड इसके जगह पे नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, जिसको नेशनल गंगा काउंसिल बोलते हैं, उसको इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। और ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ 5 टियर स्ट्रक्चर है, जिसमें कि नेशनल गंगा काउंसिल है, वो चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर है नेशनल गंगा काउंसिल। एम्पावर टास्क फोर्स है जो कि
एंड चेयरमैनशिप ऑफ जल शक्ति मिनिस्टर हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा तीसरा है। चौथा पार्ट है उसका स्टेट गंगा कमिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज़ हर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये इसका टीयर मैकेनिज्म है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी डिटेल्स आपको मिल गई होंगी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।